ले स्टूडेंट्स, माशाल्लाह काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया होगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा था, ठीक है, जिन बच्चों ने सलाम किया है उन सबको मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछ रहा था कि क्या आपको अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि आज का लेक्चर लेट स्टार्ट होगा? जल्दी से बताएं, क्योंकि अभी तक मुझे कोई इस तरह का जवाब नहीं मिला कि बस डिलेड लिखा आया हुआ था। ठीक है, 12 बजे नहीं लिखा हुआ था। चलें, कोई बात नहीं बेटे। आज मैं लेट हो गया कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से। मैं तो आना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आज आपके सामने सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन बड़ी मुश्किलात को फेस करते हुए, बड़े हर्डल्स को क्रॉस करते हुए, बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ते हुए मैं पहुंच तो गया हूं। ठीक है, अल्लाह ताला ने हेल्प की है। सो जितना भी टाइम है हम उतना पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों का भी हर्ज ना हो। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, सेल साइकिल के बारे में। ठीक है, दिस इज़ अवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ एमडी कैट। चलें बेटे, कोई बात नहीं। डिले इसीलिए था, मैं आ नहीं पा रहा था आज। मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम थी, डिफ़िकल्टी थी, आपको पता ही है। सिचुएशन ठीक नहीं है मेरी अभी, तो दुआ करें जल्दी सिचुएशन सारी जो है ना, हेल्थ शेल्थ ठीक हो जाए और मैं दोबारा से आप लोगों का जो है ना रिदम मेंटेन कर दूं। ठीक है, चलें। मे वी स्टार्ट द लेक्चर टुडे। सेल साइकिल सेल की पूरी ज़िंदगी को कहते हैं। ठीक है बच्चों, सेल की पूरी ज़िंदगी जो होती है, पूरी ज़िंदगी जो सेल की होती है उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। इस ज़िंदगी में सेल पैदा होने से लेके नेक्स्ट डिवीजन तक जो कुछ भी करता है वो सारा सेल साइकिल के अंदर ही आता है। यूँ समझ लें कि जब सेल पैदा हुआ तब से वो अपने अंदर तब्दीलियाँ, चेंजेस लाता रहता है। उसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस आती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। माइनर से माइनर चेंज और मेजर से मेजर, बड़ी से बड़ी चेंज भी आती है। कुछ चेंजेस जो है ना वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। सबसे पहले सेल साइकिल के अंदर जो चेंजेस आएंगी उसमें पहली चेंज जो बड़ी ऑब्वियस चेंज होती है, दैट इज़ ग्रोथ। यानी सेल सबसे पहले अपना साइज बड़ा करेगा, ग्रोथ करेगा, एनहेंस करेगा, और ये बहुत ऑब्वियस सी चेंज होगी, हमें क्लियर कट नज़र भी आ रहा होगा अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देख रहे होंगे। फिर जब वो बड़ा हो रहा होगा, इसी दौरान जब ना साइज़ बड़ा कर रहा होगा ना, वो अपनी डीएनए की रेप्लिकेशन भी कर लेगा। याद है मैंने आपको डीएनए की रेप्लिकेशन पूरी डिटेल से समझाई थी। तो ये अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा। क्यों करेगा मैंने बताया था, क्योंकि अभी इसने जाके डिवाइड हो जाना है 2 सेल में, ताकि ये दोनों सेल्स को अपनी इक्वल बराबर मालूमात डिवाइड कर दे। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये सेल डिवाइड कर जाएगा। उसके बाद ये सेल 2 सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाएगा, इसकी डिवीजन हो जाएगी। 3 बड़ी चेंजेस आती हैं इस पूरे सेल की ज़िंदगी के अंदर। इस पूरी ज़िंदगी को हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। इस पूरी ज़िंदगी को हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। ये जो आप लोगों को मैंने सीक्वेंस ऑफ चेंजेस बताई हैं, आप सबको पता है ये 2 फेजेस के अंदर आती हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 फेजेस के अंदर। पहली फेज़ को हम इंटरफेस कहते हैं, और दूसरी फेज़ को हम एम फेज़ कहते हैं, जो कि डिवीजन का फेज़ है। इंटरफेस के अंदर सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है। कुछ बुक्स में ये लिखा होता है कि इंटरफेस रेस्टिंग फेज़ है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एमसीक्यूज़ पूछता हूँ, आप लोगों ने बताना है इंटरफेस इज अ रेस्टिंग फेज। ठीक है,
दिस स्टेटमेंट इज अल्फा है आपके पास ट्रू, बीटा है फॉल्स, चार्ली है मे बी ट्रू और डेल्टा है में बल्कि डेल्टा कर लें नन ऑफ दीज। हाँ जी, क्या आंसर बनेगा? इंटरफेस इज अ रेस्टिंग फेज। ये स्टेटमेंट आपके ख्याल में, जो आप लोगों ने पहले सेकंड ईयर में पूरा सेल साइकिल का चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपके ख्याल में ये वाली फेज रेस्टिंग फेज होती है या नहीं होती? जल्दी से बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। शाबाश, जल्दी से बताएं। मैं भी ट्रू बता रहे हैं, फॉल्स बता रहे हैं, ट्रू बता रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट सबके क्लियर नहीं है। ट्रू, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स बता रहे हैं, फिर ट्रू बता रहे हैं। ठीक है, चलें आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देते हैं कि ये रेस्टिंग फेज है या नहीं है। बता दें जी आपको क्या होता है इंटरफेस। आप लोगों ने खुद मुझे बताना है कि ये रेस्टिंग फेज है कि नहीं। इंटरफेस को 3 फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। G1 फेज के अंदर, एस फेज मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने खुद मुझे बताना है। G2 फेज, ठीक है। G1 फेज ग्रोथ 1 फेज भी कहते हैं इसको, और गैप 1 फेज भी कहते हैं। एस फेज इज द सिंथेसिस फेज और G2 फेज इज द ग्रोथ 2 या फिर गैप 2 फेज। अब आप लोगों ने इन तीनों की बेस पे इस स्टेटमेंट के बारे में डिसाइड करना है। बच्चों, G1 फेज के अंदर कई काम होते हैं जो आपने बताने हैं। G1 फेज के अंदर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था जो ग्रोथ होती है वो G1 फेज के अंदर होती है। इसको गैप 1 कहते हैं और कुछ बुक्स में इसको ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ भी कहा जाता है। इसके अंदर सेल का साइज बड़ा होता है, मीन सेल की ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ मीन सेल का साइज बड़ा होगा, चीज़ें तैयार होंगी। उसके अलावा एंजाइम्स पैदा होंगे इसके अंदर। मोस्टली जो रिएक्शंस में आगे इस्तेमाल होने हैं वो सारे एंजाइम G1 फेज में पैदा हो जाएंगे। उसके बाद आपने बताना है डीएनए के बेस यूनिट्स। डीएनए के जो बेस यूनिट्स हैं, यानी डीएनए जो अगली फेज में बनना है उसके बेस यूनिट्स पहले ही तैयार हो जाएंगे। जब मैंने आपको रेप्लिकेशन पढ़ाया था ना, तो चाबियां आ रही थी, चाबियां मिलकर पूरी डीएनए, वो छोटी छोटी चाबियां इस तरह की, वो बेसिकली बेस यूनिट से मिलकर बनती हैं, वो पहले ही तैयार हो चुकी होती हैं। सो वो तैयार होंगी तो डीएनए बनेगा, वरना डीएनए नहीं बनेगा। और याद रखें, इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। सबसे पहले फेज जो है ना वो G1 स्टार्ट होती है, फर्स्ट फेज होती है हमेशा। उसके बाद एस फेज होती है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज के अंदर याद रखो बच्चों, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी नया डीएनए सिंथेसाइज होता है। और वो किस तरह सिंथेसाइज होता है, शायद आप लोगों को याद हो, इस तरह अगर एक क्रोमोसोम पड़ा हुआ है अनरेप्लिकेटेड, वो अपनी शक्ल तब्दील करके इस शेप में आ जाता है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू और होगा, अगर क्रोमोसोम इस शक्ल में कन्वर्ट होता है तो नया क्रोमेटिड बनने के लिए सिर्फ डीएनए नहीं चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, जिनका नाम हिस्टोन होता है। सो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आपसे सवाल करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर synthesized in डैश फेज। बच्चों इसका जरा ध्यान से जवाब दें। G1 फेज, बीटा है G2 फेज, चार्ली है S फेज, डेल्टा है M फेज। हिस्टोन प्रोटीन जो क्रोमोसोम के साथ आपको मिलेंगी, डीएनए के बीच में मौजूद होती हैं, वो किस फेज में तैयार होंगी? ठीक है बेटे, अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि वो रेस्टिंग फेज है या नहीं, अभी इसका जवाब दें। एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, नया डीएनए बनता है रेप्लिकेशन के दौरान। आप लोगों ने पढ़ा था लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड। सो एक पूरा क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड तैयार होता है, लेकिन डीएनए के साथ प्रोटीन भी चाहिए होती हैं क्रोमोसोम बनाने के लिए। तो उन प्रोटीन का नाम हमने पढ़ा था हिस्टोन, वो किस फेज में तैयार होंगी? लें जी, गलत जवाब कुछ बच्चों का और कुछ बच्चों का सही जवाब। याद रखें, हिस्टोन प्रोटीन एस फेज में तैयार होती हैं।
यानी डीएनए और हिस्टोन यानी पूरा क्रोमोसोम जो बनेगा, नया क्रोमेटिड बनेगा सिस्टर, वो एस क्रोमोसोम, वो एस फेज में बनेगा। उसके बाद G2 फेज में क्या होगा? G2 फेज में आप लोगों ने याद करना है कि जब गैप 2 फेज स्टार्ट होगा, इसमें सेल अपने लिए, अपनी डिवीजन के लिए तैयार होगा, एनर्जी स्टोरेज करेगा और उसके अलावा प्रोटीन तैयार करेगा। एनर्जी स्टोर करेगा जो डिवीजन में काम आएगी, प्रोटीन्स तैयार करेगा जो आगे जाके डिवीजन में काम आएंगी, ठीक है। और उसके अलावा आरएनए और माइक्रोट्यूब्यूल के सब यूनिट्स भी सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। आरएनए और माइक्रोट्यूब्यूल्स, मार्कर बहुत हल्का हो गया, हम इसको गाढ़ा कर लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो सब यूनिट्स होते हैं वो भी G2 फेज में तैयार होंगे। दिस इज द प्रिपरेशन फॉर द डिवीजन। अब आप लोग ध्यान से देखें कि देखें G1 फेज में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, G2 फेज में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, S फेज में भी कुछ ना कुछ हो रहा है। सो हर फेज में अगर कुछ ना कुछ हो रहा है तो वो रिएक्शंस के जरिए हो रहा होता है, नए एंजाइम रिएक्शन के जरिए बन रहे होते हैं, प्रोटीन रिएक्शंस में बनती हैं। सो ये रेस्टिंग फेज नहीं है। आपकी बुक में लिखा है कि इसको मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज कहा जाता है। मिसलीडिंगली का मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, मिसलीड करते हैं लोग। सो इट इज नॉट रेस्टिंग फेज, इट इज द फेज ऑफ हाई मेटाबॉलिज्म, इट इज द फेज ऑफ हाई मेटाबॉलिज्म। सो इंटरफेज इज नॉट द रेस्टिंग फेज। बाकी इसकी आप लोगों ने लेंथ बतानी है। लेंथ आप लोगों के पास G1 फेज की 9 घंटे होगी, ठीक है, S फेज की 10 घंटे होगी और G2 फेज की 4.5 आवर्स होगी और M फेज की सिर्फ 30 मिनट्स होगी। तो इस तरह टोटल मिला के हमारा सेल साइकिल 24 घंटे में कंप्लीट होगा और यही सेल साइकिल यीस्ट के अंदर 90 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ओके हो गया। हर फेज के बाद चेक पॉइंट होता है और वो चेक पॉइंट इंश्योर करता है, वो चेक पॉइंट इंश्योर करता है, चेक पॉइंट्स जिस तरह नाके नहीं लगे होते, आजकल नाके लगे हुए हैं हर प्लाजे के बाहर, नाका लगा, वो क्या चेक करते हैं? वो चेक करते हैं बच्चे ने मास्क पहना हुआ कि नहीं पहना हुआ, टेम्परेचर चेक करते हैं। फिर उनको जब अश्योरिटी हो जाती है कि मास्क भी पहना हुआ है, टेम्परेचर भी ठीक है, फिर वो आपको प्लाजा में एंटर होने देते हैं। वो चेक पॉइंट है, वो आपको चेक कर रहे हैं। हर फेज के बाद अगली फेज में दाखिल होने से पहले एक चेक पॉइंट आता है, वो ये चेक करता है कि जनाब क्या ये एस फेज में दाखिल होने के काबिल है सेल, क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी है, क्या जो कुछ G1 फेज में होना था वो हो गया है। अगर तो वो हो गया तो वो नेक्स्ट फेज में उसको एंटर होने देता है चेक पॉइंट, वरना वो उसको एंटर होने नहीं देता। सो ये हर नए फेज की फेट को डिटरमाइन करते हैं। और याद रखें अगर ये चेक पॉइंट्स ना होते तो इतनी बेतरतीबी से सेल डिवीजन होती कि सरवाइव ना करता कोई। सो अल्लाह ने बड़ी खूबसूरती के साथ चेक पॉइंट्स रखे हुए हैं, यानी अगर कोई सेल G1 फेज में दाखिल होता तो चेक पॉइंट देखेगा कि क्या ये G1 फेज में दाखिल होने के काबिल है या नहीं। G1 फेज से जो S फेज में दाखिल होगा तो चेक पॉइंट चेक करेगा। सम टाइम कुछ ऐसे होते हैं जो G0 में चले जाते हैं। सर ये रिपीट कर दें, क्या ये रेस्टिंग फेज नहीं होता? जी बिल्कुल, इट इज नॉट रेस्टिंग फेज। बुक की लाइन है मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज कहा जाता है। मिसलीड का मतलब क्या होता है? गलत गाइड किया गया बुक्स के अंदर। जो इसको कहता है रेस्टिंग फेज है, ये गलत है बेटे। रेस्ट का मतलब होता है जो कोई काम नहीं कर रहा। हालांकि मैंने कहा इसमें ग्रोथ भी हो रही है, एंजाइम भी तैयार हो रहे हैं, बेस यूनिट तैयार हो रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा और बहुत कुछ जो है ना वो तैयार हो रहा है। लेकिन याद रखें कि ये रेस्टिंग फेज नहीं है। एस फेज के अंदर भी ये सारे काम है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। तो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये रेस्टिंग फेज है? हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, थोड़ी सी भी नहीं है, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। सो ये इंटरफेस की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, और मिसलीडिंगली कॉल्ड रेस्टिंग फेज, ठीक है।
पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की दूसरी लाइन, इंटरफेस की दूसरी लाइन में लिखा है। सो इट इज नॉट रेस्टिंग फेज। खैर अगर आपकी बुक में नहीं भी लिखा, आप खुद लिख लें, इंटरफेस इज नॉट रेस्टिंग। कैसे साबित किया? इतनी ज्यादा तो एक्टिविटीज हो रही हैं, तो कैसे रेस्टिंग फेज है? इट इज नॉट रेस्टिंग फेज। ठीक है, चेक पॉइंट्स का फंक्शन आपको याद हो गया। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूं कि सेल साइकिल कैसे होगा। बच्चों ये एक सेल है, ये इसका क्रोमोसोम है, ये हमें नजर नहीं आता बेटे, वो ओवरऑल प्रोटीन है। दीज आर द प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिवीजन। जो सेल डिवीजन में इस्तेमाल होती है ये वो वाली प्रोटीन है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। क्या प्रोटीन एंजाइम के अलावा और कोई नहीं है? मैंने आपको प्रोटीन टॉपिक इसका मतलब सही नहीं पढ़ाया है? वहां पे कितनी प्रोटीन्स हमने गिनवाई थी, एंजाइम के अलावा बेतहाशा प्रोटीन होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे स्पेसिफिक एंजाइम्स वो तैयार होंगे जो इस फेज में यूज होंगे, और इधर वो प्रोटीन है जो इसके बाद इस्तेमाल होंगी। सो हर फेज का अपना काम है। खैर यहाँ पे मैंने आपको ये जो क्रोमोसोम है ये अनरेप्लिकेटेड है। ठीक है बच्चों, सबको पता है अनरेप्लिकेटेड। इसकी सबसे पहले G1 फेज होगी। G1 फेज होने के बाद ये वाला सेल बड़ा हो जाएगा, ये वाला सेल बड़ा हो जाएगा। ये देखें, ये बड़ा हो गया, और अभी इसके अंदर एक ही क्रोमोसोम है और अनरेप्लिकेटेड है। इसके अंदर ये बाकी प्रोटीन एंजाइम, इसमें और इसके साइज में फर्क है। इसका मतलब इसकी G1 फेज कंप्लीट हो गई है। G1 फेज के बाद मैंने कहा था कि S फेज होगी, इसको यहां पे लिख देते हैं, S फेज होगी। अब S फेज मैं आपको बताता हूं जी कैसे होगी। S फेज के अंदर यही सेल रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम के साथ होगा। सो क्रोमैटिड्स का नंबर डबल हो जाएगा। यही सेल रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम के साथ हो, तो क्या फर्क है? एक ही क्रोमोसोम इसमें और एक ही इसमें, लेकिन ये अनरेप्लिकेटेड है और ये रेप्लिकेटेड है। इसके बाद इसकी G2 फेज होगी। G2 फेज के अंदर ये बाकी ये काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, G2 फेज सेल थोड़ा सा और बड़ा कर लें ताकि ये ना लगे कि ये वही है। सो ये इसका बाकी चीजें इसने तैयार कर लेनी है, माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट। अब इसकी M फेज होगी। जब बेटे ये M फेज में दाखिल होगा तो ये दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दरमियान से ये सेल टूटेगा और दोनों क्रोमैटिड्स अलग होके फिर से अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी उसके अंदर जो क्रोमोसोम था वो फिर से डिवाइड हो जाएगा। अब ये नए नए सेल बने हैं, ये जो नए नए सेल बने हैं ये M फेज की रिजल्ट में बने हैं। ये नया सेल बनते ही सबसे पहले G1 फेज में दाखिल होगा। सो याद रखें, G1 फेज M फेज के बाद आती है। सो इट इज पोस्ट माइटोटिक। ये M फेज के बाद है। जैसे ही नया सेल बनेगा वो G1 फेज में दाखिल होता है। और G2 M से पहले आई है, सो इसको हम प्री माइटोटिक कहेंगे। प्री मतलब पहले, ये M फेज से पहले आ रही है। तो ध्यान से इसको देखें। सम टाइम बच्चों G1 फेज के अंदर जो सेल होता है वो G0 फेज में दाखिल हो जाता है, या G0 भी कहते हैं। और इस वक्त सेल डिवाइड नहीं करता, डिवीजन स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स के अंदर, आई लेंस के सेल्स के अंदर कुछ सेल्स टेम्परेरी तौर पर डिवीजन स्टॉप करते हैं और कुछ परमानेंटली अपनी डिवीजन स्टॉप कर देते हैं। सो ये भी एमसीक्यूज है कि G1 फेज किससे डिराइव होती है, सॉरी G0 फेज या G0 फेज किससे डिराइव होती है? आपने बताना ये G1 से डिराइव होती है। नर्व सेल्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स के सेल, ये हमेशा पूरी जिंदगी G0 में रहते हैं। मैंने बता दिया बेटे G0 फेज कब स्टार्ट होगी? G1 में से स्टार्ट होगी। उस वक्त जब सेल मजीद डिवाइड होना नहीं चाहेगा तब स्टार्ट होगी। ठीक है बच्चों, सो इतना आज के लिए काफ़ी है। टाइम कंप्लीट हो गया। आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट होगा। M फेज इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। उसके लिए आप लोगों ने पहले से M फेज की रीडिंग करके आनी है। बाकी जो क्वेश्चन है उनके मैं आपको कल जवाब दे दूंगा। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।